हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग की कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, राइट। आज हम बात करेंगे मेजर आउटकम्स की, जो हमारी 5 ईयर प्लान बनाई गई थी उनका मेन आउटकम्स क्या थे, उसके क्या फ़ायदे हुए थे, क्या रिजल्ट निकले थे, राइट। उनमें हम बात करेंगे फाउंडेशन आउटकम्स की, उसमें हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की, जैसे कि कल हमने किया था 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हुए कि किस तरीके से 5 ईयर एग्रीकल्चर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उठाया गया था तो उसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, राइट। बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे, ये सब क्या है आउटकम्स, उन्हीं के बारे में हम आज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेजर आउटकम, फर्स्ट फाउंडेशन बेसिक जो थे वो क्या थे, लार्ज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मेगा डैम्स लाइक भाखरा नंगल एंड हीराकुंड फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। क्या चीज़ डेवलप की गई, क्या चीज़ बनाई गई, मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे, लार्ज प्रोजेक्ट्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शंस करना, बिग डैम्स कौन से, लाइक भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, राइट। किसके लिए, फॉर द इरिगेशन एंड पावर जनरेशन, राइट। यहाँ पावर जनरेशन मीन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देन सम ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया था, तो उस समय में बड़ी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई थी इन द पब्लिक सेक्टर। कौन कौन से इंडस्ट्रीज थी, मेनली स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सेट्रा, इन सब की क्या लगाई गई थी, हैवी इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर, राइट। एक्सेप्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड। चाहे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था या सेकेंड 5 ईयर प्लान था, चाहे एग्रीकल्चर पर एम्फेसाइज किया गया था और इंडस्ट्रीज पर एम्फेसाइज किया गया, तो दोनों के लिए ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, राइट। तो इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया गया, क्लियर। तो ये आपका मेजर आउटकम्स जो है इट कंप्लीटली कैन कम इन 6 मार्क्स, लेकिन अगर ये पार्ट्स में आता है तो इट कैन कम इन 2 मार्क्स। जैसे 2 मार्क्स में हमने फाउंडेशन आउटकम किया है, 2 मार्क्स वी आर गोइंग टू डू लैंड रिफॉर्म्स एंड अनदर आल्सो वी विल डू, राइट। तो सेकंड ये तो हो गया मेजर आउटकम्स रिगार्डिंग द फाउंडेशन, बेसिक क्या क्या चीज़ें। अब लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, जो कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था एग्रीकल्चर, राइट, उसमें लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया था, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड जमींदारी सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। ब्रिटिश पीरियड में क्या था, जमींदारी सिस्टम वॉज देयर, राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब शुरू किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर पर एम्फेसाइज किया गया, तो उस समय सबसे पहले इस जमींदारी सिस्टम को समाप्त किया गया, राइट। एंड देन लैंड वर कंसोलिडेटेड to bring small pieces together to increase the farm size। छोटे छोटे जो लैंड के पीस थे उनको इकट्ठा कलेक्टिवली उन पे फार्मिंग की गई, किसके लिए, जिससे कि फार्म का साइज बढ़ेगा और जितना बड़ा फार्म का साइज होगा उतनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड है, एक है कि वही इकट्ठा है, राइट। तो इकट्ठे में प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। आफ्टर दैट दीज वर नॉट मच सक्सेसफुल, लेकिन ये जितने भी लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जमींदारी सिस्टम हटाया गया या लैंड्स को इकट्ठा किया गया छोटे छोटे पीसेस को, या और भी जो भी इम्प्रूवमेंट की गई थी, लेकिन ये प्रॉपर रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई, ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स। वो ड्रॉबैक्स कौन सी थी, दैट आर पीपल वायलेटेड लॉज अंडर कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से लोग इन लॉज को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे थे। एंड सम लॉज रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर, और कुछ लॉज ऐसे थे जो बनाए तो गए थे बट दे लेफ्ट ओनली ऑन पेपर्स, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, राइट। एंड द टेनेंट्स कौन होते हैं, जो किसी दूसरे की लैंड लेकर उस पर काम करते हैं, दे आर नॉन एज टेनेंट्स। ये आपका 1 मार्क में आ सकता है, हु आर नॉन एज टेनेंट्स और हु वर टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं, जो किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं। द टेनेंट्स हु वर्कड ऑन समवन एल्स लैंड were given greater legal security
अब कागजों में क्या था कि उनको लीगल सिक्योरिटी दी गई, उनको सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लेकिन एक्चुअल में क्या था, विच रियली इम्प्लीमेंटेड, जो बहुत ही कम इम्प्लीमेंट हुई थी, प्रॉपर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, राइट। दिस वॉज रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फूड क्राइसिस, राइट. The agriculture situation went from bad to worse in 1960. 1960 में क्या था, 1960 तक हमारे जो एग्रीकल्चर, जो कृषि का क्षेत्र था, उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही बुरी हो चुकी थी, वर्स्ट हो गई थी. When India was facing food crisis, जिसकी वजह से इंडिया को फूड क्राइसिस को भोजन की कमी, खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा. Between 1965 and 1967 severe drought occurred in many parts of the country. 65 और 67 के बीच में देश में कई जगह पर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा, राइट. अब कंट्री फेस 2 वार. अब ये जो फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम थी, किस वजह से हमें फेस करनी पड़ी, एक तो सूखा पड़ गया, दूसरा कंट्री ने 2 वार्स जो थी उस समय फेस की थी. एक वार थी आपके 1965 में जो हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी, राइट, और दूसरी बार थी 1962 में जो चाइना के साथ लड़ी गई थी, राइट. तो इन दोनों वार को हम सफर करके हटे थे, उसकी वजह से भी हम लोग सफर करे थे. एक और कारण था, अब द फूड शॉर्टेज वाज सिग्निफिकेंट इन बिहार. बिहार में तो बहुत ही ज्यादा फूड स्कार्सिटी थी, भोजन की कमी थी, शॉर्टेज थी, राइट. डेथ रेट इन बिहार इन 1967 was 34%. अब भूख की वजह से बिहार में 34% डेथ रेट हो चुका था. The government had zoning policies that prohibited trade of food across state. अब फूड क्राइसिस का एक और कारण भी था कि गवर्नमेंट ने कुछ जोनिंग पॉलिसीज बनाई थी. अब ये जोन पॉलिसीज क्या थी, जोनिंग पॉलिसी क्या थी, इसके अकॉर्डिंग ये आपका एक 1 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट वर जोनिंग पॉलिसीज. अब जोनिंग पॉलिसी क्या थी, प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फूड जो है वो इंपोर्ट नहीं किया जा सकता. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भोजन को या जो व्हीट और राइस स्पेशली उनको लेकर नहीं जाया जा सकता, राइट. द गवर्नमेंट हैड टू इंपोर्ट व्हीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड. अब नतीजा क्या निकला, गवर्नमेंट को व्हीट मंगवाना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा और फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ी. स्पेशली कहाँ से लेनी पड़ी, मेनली फ्रॉम द यूएस, राइट. स्पेशली किससे ली हमने फाइनेंशियल एड, फ्रॉम यूएस, राइट. दिस वाज रिगार्डिंग फूड क्राइसिस कि कैसे जो थे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे. ये आपका कंप्लीट 2 मार्क्स है. हमने स्टार्टिंग में पीछे किया था मेजर आउटकम्स कैन कम इन 6 मार्क्स. 2 आपका हो गया फाउंडेशन का, राइट. 2 मार्क्स आपका फूड क्राइसिस का, ओके. और 2 मार्क्स जो हमने थर्ड पॉइंट किया था, फाउंडेशन, फूड क्राइसिस, लैंड रिफॉर्म्स, राइट. जो तीसरा हमारा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया है. तो इन तीनों पे अलग अलग 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है सेपरेटली, एज वेल एज तीनों का इकट्ठा 6 मार्क्स में क्वेश्चन भी कंप्लीट आ सकता है, ओके. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन, हरित क्रांति, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हरित क्रांति. हरित क्रांति, अब नाम से क्या, हरी चीज क्या होगी, क्या होता है, ग्रीन, क्रॉप्स, राइट. तो इसका मतलब ये जो रेवोल्यूशन आया होगा किसको रिलेटेड, किससे रिलेटेड होगा, क्रॉप्स में. अब क्रॉप्स में आने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, यानी रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से. ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड. जब भी, मैंने पहले भी बोला, आज फिर से आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. आपको अगर उन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो गए तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इजीली, राइट. अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन से रिलेटेड इसको हमने इंटरलिंक कर लिया, किसके साथ, ग्रीन क्या होती है, क्रॉप्स. क्रॉप्स क्या होगी, इसका मतलब फसलें, जो व्हीट, राइस, ये सब क्रॉप्स है, राइट. इसका मतलब अगर क्रॉप्स है तो क्रॉप्स किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर. तो इट मीन्स ये रेवोल्यूशन किस में आया, एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट.
इंडियन गवर्नमेंट, अब ये था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, अगेन योर 6 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स में आपका आता है मीनिंग, 2 मार्क्स में आते हैं इसके मेरिट्स एंड 2 मार्क्स में आते हैं इसकी डीमेरिट्स, राइट। कंप्लीट अगर नोट आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपका 6 मार्क्स में आता है। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। अब क्योंकि यहाँ फूड क्राइसिस थे, हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, बाहर की कंट्रीज की हमें हेल्प लेनी पड़ रही थी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियल एड हमें उनसे लेनी पड़ी थी। तो इंडिया ने ये सोचा, क्या डिसाइड किया इंडिया ने, कि अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट फूड में बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, राइट। अब आत्मनिर्भरता के लिए उसने क्या किया इंडिया ने, हेंस द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। एक नई पॉलिसी को अपनाया उन्होंने, नए तरीके को अपनाया। किस तरीके को अपनाया एग्रीकल्चर में, जिससे कि फूड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब ये फूड की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती थी, सिंस द मिड 1960 द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करने का जो तरीका था, जो इरिगेशन की टेक्निक्स ट्रेडिशनल थी, उन सब की जगह पे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनकी जगह क्या आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे पहले क्या था कि जो खेत में हार्वेस्टिंग वगैरह ये जो भी की जाती है, उसमें हम पहले बैलों का यूज करते थे, राइट। हल के साथ खेत में बुआई वगैरह और सब काम किया जाता था हार्वेस्टिंग का, लेकिन सोइंग एटसेट्रा। लेकिन उसकी जगह आज क्या है, आज हम किसका यूज करते हैं, ट्रैक्टर का। ओके, तो इस तरह से अभी क्या हुआ, जो बैलों का यूज था वो क्या था, ट्रेडिशनल, आज हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ये क्या है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये रिप्लेस्ड हो गई। पहले हम पानी के लिए किस पर डिपेंड करते थे, रेन पर, दैट वाज ट्रेडिशनल। आज क्या है, ट्यूबवेल्स है, व्हाट इज दैट, दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। तो वो रिप्लेस्ड हो गया। तो ये कब हुआ, इन 1960। प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। प्रोडक्शन बढ़ाई गई किसकी हेल्प से, HYV सीड्स। ये आपका 1 मार्क में आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड। HYV की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, राइट। तो अधिक हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ी। साइंटिफिक इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स वर अप्लाइड, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, राइट, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। देन दिस वाज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन और मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन या आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी जो भी है, मतलब टेक्नोलॉजी के उसमें कि इसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी, राइट, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का, अगर आपका जर्नल अपने अपने माइंड में रखना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे, क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, 1960 में हुआ। एक तो आपको ये रखना है, याद रखना है कब हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि कब हुआ ये ग्रीन रेवोल्यूशन, इन 1960, राइट। एक तो आपका ये 1 मार्क में आ सकता है 1960, ओके। और दूसरा जनरली एक आपको डेट याद रखनी, ईयर याद रखना है 1960। दूसरा क्या, किसके लिए किया गया था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप्स की, उसके लिए क्या किया गया। हम लोग जनरली अगर कोई भी एग्रीकल्चर का काम करते हो तो उसमें सीड यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। इन्हीं चीज़ों को एडवांस रूप में यूज किया गया। HYV सीड्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, फर्टिलाइजर यूज किए गए, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया गया, राइट। और नतीजा क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। क्लियर। तो ये सारा क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट। मेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मेरिट्स मीन्स इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, राइट। द गवर्नमेंट ऑफर्ड वेरियस इरिगेशन फैसिलिटीज एट सब्सिडीज प्राइजेस। सब्सिडीज दी गई फार्मर्स को, बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज में
फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की गई। इसके अलावा इट रिजल्टेड इन द राइज ऑफ मिडल पीजेंट सेक्शन। जो मिडल पीजेंट्स था मीन्स जो जिनके पास थोड़ी ज़मीनें थी, लैंड जो थी उनके पास बहुत कम थी, वो किसान, वो पीजेंट्स जो था वो सेक्शन राइज हुआ, उनकी ग्रोथ हुई। मेजर अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मेजर सीरियल्स। मेन इसमें जो हमारी अचीवमेंट थी वो क्या थी? प्रोडक्शन का इंक्रीज होना। स्पेशली किस में प्रोडक्शन इंक्रीज, कौन सी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई? सीरियल्स लाइक wheat and rice, right? As a result of green revolution, the crop pattern in India has undergone significant changes. अब green revolution की वजह से ही हमारा जो crop pattern था उसने में भी significant changes आए, राइट? ये तो हो गए आपके मेरिट्स। अगर ये इंडिविजुअली मेरिट्स जो हैं, कई बार आपकी ओनली मेरिट्स आपकी 2 मार्क्स में आ जाती हैं, ओनली डी मेरिट्स या लिमिटेशंस भी 2 मार्क्स में आ जाती हैं। पेपर में क्वेश्चन है इसके मेरिट्स और बेनिफिट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर इज सेम। इसी तरह से डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ भी वर्ड यूज होता है, आंसर विल बी सेम, राइट? अब डीमेरिट्स क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इट क्रिएटेड अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड और जो पुअर पीजेंट्स है उनके बीच में गैप जो था एकदम से बढ़ गया। देन इट डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, दैट इज अ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। केवल और केवल इससे कौन सी फसलों को, कौन सी क्रॉप्स पैटर्न में इजाफा हुआ था या कौन से पैटर्न में बेनिफिट हुआ था? ओनली इन राइस एंड व्हीट, इसी पर ज्यादा जोर दिया गया था। इट इंक्रीज पोलराइजेशन। पोलर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक पोल, ये राइट? तो पोलराइजेशन इससे बनता। वो कैसे पोलराइजेशन क्यों बोला इसमें? बिटवीन द क्लासेस एंड द रीजन, क्योंकि ये कहाँ पर ज्यादा हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ज्यादा कौन से एरिया में हुआ था? लाइक नॉर्दर्न स्टेट्स, दैट इज पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राइट? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश में ही इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया था। इसका ज्यादा जो था ये रेवोल्यूशन यहीं पर इन्हीं स्टेट्स में ज्यादा हुआ था। बिकेम एग्रीकल्चर रिच बट अदर रिमेन्ड बैकवर्ड। केवल इन्हीं स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था, यहीं पर HYV सीड्स को ज्यादा यूज किया गया था। बाकी जो इंडिया की स्टेट्स थी वो उसी कंडीशन में ही रही थी, वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ नहीं पाई थी, राइट? इसीलिए इसको बोला गया है पोलराइजेशन। यानी एक एरिया को तो अच्छा कर दिया, बाकी एरिया जो थे वो बैकवर्ड हो गया, रह गए या उनको इग्नोर किया गया, राइट? दे वर लैकिंग फ्रॉम दीज बेनिफिट्स, राइट? इसके बाद हमारा जो एक और टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, दैट इज रिगार्डिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन फिर से मैंने वही, जैसे हमने ग्रीन में नाम से कंसेप्ट को क्लियर किया था, सेम है व्हाइट कलर का हमारा क्या होता है? मिल्क, राइट? इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? किस रेवोल्यूशन की बात हो रही है? मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? व्हाइट रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन गुजरात। कहाँ पर हुआ था? यहाँ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के एरियाज पढ़े हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी मीन्स नॉर्दर्न स्टेट्स, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन। ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, राइट? अब फिर से जैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टेट्स के नाम है, ये आपका 1 मार्क में आ सकता है। इसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन वेयर इट हैपेंड, वेयर इट अकर्ड, दैट वाज आल्सो कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन इन गुजरात। किसने किया था? वर्गीस कुरियन। अगेन इट इज 1 मार्क। हु वाज वर्गीस कुरियन, राइट? एंड वर्गीस कुरियन नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अगेन 1 मार्क। हु इज नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया? वर्गीस कुरियन। यू कैन सी कि हमारे इस फर्स्ट पॉइंट में ही 3 1 मार्क क्वेश्चन बन रहे हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? गुजरात में। किसने किया? किसके द्वारा, किसकी लीडरशिप में हुआ? वर्गीस कुरियन ने किया। इस इंडिया का मिल्क मैन किसको बोला जाता है? वर्गीस कुरियन को। इज इट क्लियर? राइट। ही लॉन्च गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क किसने लॉन्च किए थे? अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड किसने लॉन्च की थी?
These were launched by the Verghese Kurien, right? Which further launched Amul. अब जो ये अमूल जो आजकल भी बहुत फेमस है, एवरीवन ऑफ यू नो अबाउट द अमूल, राइट? इन आनंद, अमूल कहाँ पर ये स्टार्ट हुए थे? अमूल इन आनंद. आनंद क्या है? अ टाउन इन गुजरात. गुजरात के एक टाउन का, एक कस्बे का नाम है आनंद. अमूल इज अ डायरी. अमूल है क्या? व्हाट इज अमूल? अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. अमूल इज अ डायरी कोऑपरेटिव मूवमेंट ज्वाइंट बाय अबाउट 25 लाख मिल्क प्रोड्यूसर. जिसको कितने मिल्क प्रोड्यूसर्स ने ज्वाइन किया था? अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख, राइट? It became uniquely appropriate model for rural development. ये जो अमूल जो कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल साबित हुई थी. क्लियर? देन इन 1970 द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1970 में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया. उस प्रोग्राम का नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड. अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन. What was Operation Flood? Operation Flood was a program started in 1970 for the rural development, right? And second can come when it was started. ये rural जो flood operation था, ये कब start किया गया था? In 1970. क्लियर? तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी आपका सेपरेट 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और अगर 2 में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो 4 में ही आता है ये. लेकिन इसके अंदर यू कैन से 1 2 3 4 5 6 7 आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं. मोर देन 7 8. क्लियर? तो इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर दिस. जब भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर साइमल्टेनियसली इन बिटवीन क्वेश्चन. जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही बीच में से कहीं से भी उठाकर दे देते हैं. Is it clear? So all this is about our chapter नियोजित विकास की नीति और पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट. अगर आपको कहीं इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो you have to tell, go to comment section, write down your problems there so that I can solve your problem simultaneously.